दर्शकों, आज हम आपके सामने हैंडबुक ऑफ बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर्स हम स्टडी करेंगे। पूरा का पूरा इस चैप्टर में जितने भी कंटेंट है, आपको जो भी कंटेंट है उसके बारे में पूरा का पूरा टोटली हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखना है पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है आपको लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक और टैक्सोनॉमी से भरा हुआ है, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू से चलते हैं। तो फर्स्ट है इसका चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई लाइफ का क्या होता है, एक लक्षण होता है कि वो क्या कर सकता है। लाइफ उसी में होगा, यानी कि लिविंग थिंग्स में होगा, यानी कि लाइफ का ये लक्षण है, एक क्वालिटी है कि वो कोई भी डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट किस तरीके से अलग है, लिविंग ऑब्जेक्ट से किस तरीके से अलग है वो बता सकता है। ये कहा जा रहा है पहला लाइन। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स में बहुत सारे लक्षण के बारे में, लिविंग थिंग्स के बहुत सारे क्राइटेरिया के बारे में आपको रीड करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर देखना है कि ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स है। यहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरिया, जैसे ये मेटाबॉलिज्म है, उसके बाद रिप्रोडक्शन है, उसकी कॉन्शियसनेस है, अडेप्टेशन है, आपको दैट इज थर्मोरेगुलेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर की तरफ आपका दैट इज ग्रोथ एक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग ग्रोथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रोथ के बाद मेटाबॉलिज्म, इस तरीके से इधर पढ़ते चले जाएंगे। ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन पढ़ना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं, इधर से ही मान लेते पढ़ते हैं ना। तो चलते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है कि एडेप्टेशन क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बहुत सारे आनुवांशिकी क्या होते हैं, क्रियाकलाप चलते रहते हैं, है ना। जेनेटिक मैकेनिज्म चलते रहता है, जेनेटिक प्रोसेस चलते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, क्यों चलते रहता है, सर्वाइबिलिटी के कारण। कोई व्यक्ति अगर सर्वाइव कर रहे हैं, जीवित रह रहे हैं, तो उसके शरीर में बहुत सारे ऐसी प्रोसेस होते रहती है ना, जेनेटिक मैकेनिज्म होते रहती है, ताकि वो व्यक्ति सर्वाइव कर पाए, कामयाब हो पाए और क्या कर पाए, रिप्रोडक्शन कर पाए, ताकि अपने नंबर को वो बढ़ा सके, है ना। तो उस कंडीशंस को एडेप्टेशंस कहा जाता है। एडेप्टेशन दो तरीके के आपको समझाया गया है। यहाँ पर एडेप्टेशन दो तरीका का है। पहला एक जो एडेप्टेशन है आपको लॉन्ग टर्म है, और दूसरा जो है आपका दैट इज शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन है। तो पहला जो है आपको लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, ये जो होता है काफ़ी ज़्यादा समय के लिए होता है, यानी कि परमानेंट होता है। लेकिन ये जो होता है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, ये टेम्पररी होता है, चेंजिंग। तो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन में क्या होता है कि जब परमानेंट चेंजिंग होती है इन्वायरमेंट के प्रति, तो उसे लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन कहते हैं। ये जो देखा जाता है हमिंग बर्ड में देखने को मिलता है। दूसरा है कि कुछ क्षणिक के लिए होता है, एकदम काफ़ी कम समय के लिए होता है, यानी क्षणिक के लिए होता है इन्वायरमेंट के प्रति चेंजिंग, तो उसे आपको शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस के नाम से जानते हैं। जैसे हाइबरनेशन, विंटर स्लीपिंग, समर स्लीपिंग, यानी कि एस्टिवेशन, ये सब जो है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन के एग्जांपल्स है। दूसरा चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग में दिया हुआ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, एक प्रकार का बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, इंजाइम कैटलाइज होता है ना, यानी कि इंजाइम वर्क करता है। इंजाइम अपना जो है रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करता है ना। तो ये सब जो प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल्स रिएक्शन पूरे जितने होते हैं शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, उसे क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ये इस तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद है इसके दो टाइप दिया हुआ है, एक आपका डैट इज उसी तरीके से एनाबॉलिज्म, और दूसरा टाइप है डैट इज आपको कैटाबॉलिज्म। हम लोग चलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि बहुत सारे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को समझना बहुत ही आसान है। जैसे एनाबॉलिज्म में क्या होता है, बहुत सारे आपको सिंपल प्रोडक्ट है ना, बहुत सारे सिंपल प्रोडक्ट मिल करके क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, तो उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस, है ना, प्रोटीन का बनना, अमाइनो एसिड से स्टार्च का बनना, है ना, तो डैट इज शुगर से, तो ये सब जो है एनाबॉलिज्म है। जबकि कैटाबॉलिज्म में जैसे रिस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये सब प्रोसेस जो है कैटाबॉलिज्म में क्या आपको दिया हुआ है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल वंस, यानी कि इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मटेरियल आपको इंटरचेंज होगा, टूट जाएगा, आपको बदल जाएगा सिंपल में, ये कैटाबॉलिज्म है। आपको यहाँ पर ग्रोथ दिया हुआ, ग्रोथ क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल या तो उसका मास किसी भी इंडिविजुअल का क्या होता है, बढ़ता है,
उसे क्या कहते हैं, ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, ग्रोथ के बारे में ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है आपको थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन क्या है? थर्मोरेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको क्या होता है कि जैसे हमारा शरीर है, अंदर का जो टेम्परेचर होता है इंटरनल होता है, और बाहर का होता है शरीर के बाहर वो एक्सटर्नल। यानी कि एक्सटर्नल यानी कि जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम हो या बढ़े या घटे, जो भी हो, है ना, लेकिन हमारा जो इंटरनल है वो नॉर्मल का नॉर्मल रहेगा, है ना। कोर जो इंटरनल टेम्परेचर है मेंटेन रहेगा एक जैसा, उसे थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। इस तरीके के रेगुलेटिंग टेम्परेचर प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन को दो भागों में बांटा गया है। अब देखना है कि दो भागों में कौन कौन बांटा गया है। यहाँ पर एक है हाइपोथर्मिया और हीट स्ट्रोक। जब नॉर्मल लेवल से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, घट जाए, तो हाइपोथर्मिया, वही नॉर्मल लेवल से जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो हीट स्ट्रोक। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है आपको कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस अगला कैरेक्टरिस्टिक है। कॉन्शियसनेस होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में एक एबिलिटी होता है कि वो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग के प्रति सेंस कर पाए, उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। ह्यूमन में ये अवेयर होता है, इसीलिए उसे सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। आगे है इरेटेबिलिटी। इरेटेबिलिटी हम लोग उसे कहते हैं जिस कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर इतना एबिलिटी है कि वो जितने एक्सटर्नल स्टिमुली है उसके अगेंस्ट में अपने बॉडी को रिएक्ट कर पाए, उसे इरेटेबिलिटी कहते हैं। जैसे कांटा है, कांटा चुभा तो हम उसको निकाल सकते हैं या तो और चुभा सकते हैं ना, तो ये हमें ऐसा जो है आपको रिएक्ट्स करने का आपको एबिलिटी है, तो इसी प्रोसेस को इरेटेबिलिटी कहा जाता है। इरेटेबिलिटी का एग्जांपल है जैसे कोई भी बॉडी है या कोई ऑर्गेनिज्म है जब मूव करता है लाइट की तरफ, है ना, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवार्ड्स द लाइट सोर्स। जैसे कोई प्लांट है, लाइट उस पर पड़ रहा है तो वो प्लांट जो है लाइट की तरफ मूव करता है, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। इस तरीका का ये है ना। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई भी लिविंग थिंग्स अपने जैसे यंग वंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि अपने जैसे लाइक स्पीसीज, यानी कि लाइक स्पीसीज लाइक फेसियल के जैसा अब यंग वंस के रूप में आपको ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं ना, तो दैट इज रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन दो तरीका का होता है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जनरली आपको यूनिपेरेंटल होते हैं और सेक्सुअल तो बाई पेरेंटल ही होता है। ये सेक्सुअल में सेक्स का कोई भी यूज नहीं होता है, सेक्सुअल में आपको सेक्स ऑर्गन का यूज होता है। दिया हुआ है क्या है, इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, सेक्स सेल्स और गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। जैसे अमीबा एग्जांपल दिया हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिया हुआ है कि इसमें गैमेट फ्यूजन करते हैं, एग्जाम्पल में ह्यूमन है। एक और आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक है, क्राइटेरिया है लिविंग थिंग्स का देखा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो है कि जिसमें जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है कंपोजिशन एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल इन द बॉडी, है ना। तो यानी कि हमारे बॉडी में सेल्स का नंबर क्या है, सेल्स किस तरीका का है, सेल का क्या व्यवस्था है ना, जो भी है दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है ना। कहा जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल्स है और सेल प्रोडक्ट है ना। तो दैट इज कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक ऑर्गेनाइज है, उसका शरीर या तो सेल ग्रेड हो सकता है, टिश्यू सिस्टम ऑर्गन जो भी है आपको दैट इज एक ग्रेड होगा, उसे सेल स्ट्रक्चर या तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे जो सिंगल सेल के होते हैं उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे अमीबा एग्जाम्पल है। कुछ जो होते हैं मल्टीपल सेल के होते हैं, जैसे आपको हाइड्रा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से पहले पेज को हमने निपटा लिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज की तरफ, हैंडबुक ऑफ बायोलॉजी में चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी है। डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी हम लोग उसे कहते हैं कि जिसमें बहुत सारे आपको विभिन्नताएं हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक पार्टिकुलर एरिया में और बहुत सारे वहाँ पर स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ मिलियंस है और उसमें वेरिएबिलिटी देखने को मिल रहा है, डेट इज़ क्या है, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा, है ना। यानी कि डाइवर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पार्टिकुलर एरिया इन फॉर्म ऑफ माइनर स्केल जनरली कहा जाए, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मेजर स्केल में
यहाँ है इट इज़ द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अपने जैसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, 2 से ज़्यादा जब लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे तो अमंग टर्म लगता है। तो 2 से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है, उसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे बहुत सारे प्लांट एनिमल के वैरायटीज़ को आपको शामिल किया गया है। आगे इसमें इट इनकम्पासेस ऑल द इकोलॉजिकल कम, जैसे बायोडाइवर्सिटी के साथ हम लोग और किसके बारे में हम लोग विवरण पढ़ते हैं ना, तो इसमें इकोलॉजिकल कम्प्लेक्स है ना, इकोसिस्टम, कम्युनिटी डाइवर्सिटी, यानी कि कहा जाए इकोलॉजी पूरा का पूरा है ना। और आपको देखा जाए तो इकोलॉजी से रिलेटेड है कम्युनिटी डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब कि डाइवर्सिटी का जो यहाँ पर है कम्युनिटी का फॉर्म में क्या है डाइवर्सिटी है, स्पीसीज फॉर्म में जेनेटिक डाइवर्सिटी, इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को इनकम्पासेस के फॉर्म में आपको ध्यान दिया जाता है। अब है कि इसमें है कि जैसे बायोडाइवर्सिटी है तो बायोडाइवर्सिटी में मैंने बताया था नंबर ऑफ स्पीसीज मिलियंस के फॉर्म में है ना, तो 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज आपको अवेलेबल है। तो कह रहा है इट कंप्राइजेज ऑल द मिलियंस ऑफ स्पीसीज एंड द जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन देम। तो हमारे जो पृथ्वी है वहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं है ना, लाखों लाख आपको स्पीसीज हैं जिसमें जेनेटिक डिफरेंस एक दूसरे के साथ देखने को मिलती है। अब है सिस्टमैटिक्स के बारे में आपको बताया गया कि सिस्टमैटिक्स क्या है। तो सिस्टमैटिक्स वो वर्ड है सिस्टमैटिक जनरली हम लोग स्टडी करते हैं बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी के अंडर जो स्टडी करते हैं उसे सिस्टमैटिक्स कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात कि सिस्टमैटिक्स किसे कहते हैं, तो जब हम लोग आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये आपको टैक्सोनॉमी है ना। जब हम लोग टैक्सोनॉमी को किसके साथ पढ़ते हैं, फाइलोजेनी के साथ पढ़ते हैं, तो उसे सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इट अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी है उसको देखिए इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है 4 फील्ड में। पहला है आपको 4 फील्ड में, एक तो कैरेक्टराइजेशन है जो दिया हुआ नहीं है ना, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन और उसके बाद नोमेनक्लेचर आपको दिया हुआ है। तो ये है सिस्टमैटिक्स। अगले पेज पर है हम लोग आइडेंटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि हम लोग करेक्ट नाम के बारे में हम लोग पहचान पाए हैं ना, उसका क्या ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का क्या पोजीशन है, कहाँ पर रहता है, इसके बारे में हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोग को स्थापित करना पड़ता है कि उसके पूरे सही नाम कहाँ पर रहता है ना, यानी कि अक्रेंस, लोकेशन, ये सब के बारे में पूरा का पूरा, तभी हम लोग पहचान कर पाते। पहचान करने में हमें टैक्सोनॉमिकल एड्स मदद करता है, उसके रूप में हमें की जो है टैक्सोनॉमिकल एड है। टैक्सोनॉमिकल में क्या होता है, एड में की में क्या होता है, खास करके की एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे अल्टरनेट कैरेक्टर होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म को, जिसमें से आपको उसमें से कोई एक को छांटना पड़ता है और उसी को चूज करके हम लोग आगे समझते हैं, है ना। तो आगे है एन ऑर्गेनिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली बाय सेलेक्टिंग एंड एलिमिनेटिंग द कैरेक्टर प्रेजेंट इन द की। वही है लिखा हुआ है कि हम लोग इसमें से जो है ऑर्गेनिज्म को हम लोग मतलब कि पहचान करते हैं, आसानी से पहचान कर लेते हैं और इसे सेलेक्ट करते हैं, और जो बाकी जो दूसरा जो लक्षण है जिससे नहीं मिला उसे हटा देते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। अगल आगे है उसके आइडेंटिफिकेशंस के बाद है क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफाई करने के प्रोसेस को क्लासिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जैसे देखिए क्लासिफिकेशन तीसरे नंबर में, आइडेंटिफिकेशन के बाद पढ़ना होता है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर आता है। जब आइडेंटिफिकेशन किसी का करोगे तो नेमिंग देना पड़ेगा, तो नोमेनक्लेचर। यहाँ पर पहले क्लासिफिकेशन पढ़ने को दिया हुआ है। इट इन्वॉल्व्स द साइंटिफिक ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज और टैक्सा बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल एंड फंडामेंटल कैरेक्टर्स। यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है कि क्लासिफिकेशन में क्या बहुत सारे साइंटिफिक ग्रुपिंग जो है आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म के जो होते हैं है ना, उसको बहुत सुलभ रूप से मतलब कि अवलोकन करके, मतलब कि समझ बूझ करके है ना, जो भी आपको बेसिक जो लक्षण है जो भी बहुत सारे, उस पर ध्यान दे करके जीवों को क्लासीफाई किया जाता है। अब जैसे
बहुत सारे आपको वेरियस कैटेगरीज है जो यहाँ पर दिया हुआ है हायरार्किकल अरेंजमेंट के रूप में, और आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नीचे के क्रम में, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। देखो बड़े से छोटे के तरफ आ रहा है, KPCUFGS ट्रिक है ना, याद करने का पूरा टेक्सोन का। अगला है तीसरा नोमेनक्लेचर। नेमिंग देने के प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहा जाता है। क्लासिफिकेशन के बाद ऑर्गेनिज्म आर सब्जेक्टेड टू ए फॉर्मेट ऑफ टू वर्ड नेमिंग सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन के बाद लगता है कि नेमिंग किया जाए, है ना। तो कहीं कहीं के बुक के कंटेंट में रहता ही है कि पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद नोमेनक्लेचर, है ना। तो इस तरीके से है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो चीज़ें की आवश्यकता होती है। एक मतलब कि नेम देने के प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहा जाता है, ऐसा नोमेनक्लेचर जिसमें दो नेमिंग सिस्टम हो। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है जो नेमिंग सिस्टम में? पहला जो कंपोनेंट है जेनरिक नेम है, दूसरा बताया गया कि स्पेसिफिक एपिथेट होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं, आम का लिखते हैं, तो मैंगो का होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा जो है जेनरिक नेम है, जबकि इंडिका जो है आपका स्पेसिफिक नेम है, इसलिए स्पीसीज को स्पेसिफिक नेम कहते हैं। तो ये जो सिस्टम जो है किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लिनियस एक साइंटिस्ट थे, स्वीडन के रहने वाले थे। 1753 में आपको दिया गया था, जब उन्होंने एक बुक लिखा था आपको प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में, स्पीसीज प्लांटेरम में, ठीक है। तो उन दिनों क्या था, काफ़ी सोशल मीडिया कमज़ोर थी, तो उस समय बुक जो है पब्लिश करके अपने आप को बताया जाता था, अपने आप के मुद्दों को। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में जब नोमेनक्लेचर यानी कि जब नेमिंग किया जाता है ऑर्गेनिज्म को, तो बहुत सारे उसमें आपको जैसे स्पीसीज, जीनस, सब स्पीसीज या वेराइटीज़ के बाद लिखा जाता है ना। दो से ज़्यादा कंपोनेंट इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि तो उसे पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। तो ये एक नेमिंग सिस्टम है जिसमें दो से ज़्यादा वर्ड होते हैं। ट्राइनोमियल सिस्टम जो है आपको इसी का एग्जाम्पल है। ट्राइनोमियल सिस्टम में तीन आपको क्या होते हैं, वर्ड इस्तेमाल होते हैं। ट्राइनोमियल सिस्टम लैमार्क के द्वारा दिया गया था जनरली। इसमें आपको क्या होते हैं, तीसरा जो होता है सब स्पीसीज होता है, जीनस और स्पीसीज के बाद एनिमल में, जबकि प्लांट में आपको वेराइटी के रूप में होता है। अब एक कोड पढ़ना है, कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में, प्लांट के नोमेनक्लेचर में कुछ कोडिंग है। कोडिंग क्या करता है? कोड है, कोड ये बताता है कि हम लोग कैसे गलतियों को, जो एरर्स है, उसे हम लोग किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, टाल सकते हैं। जो उसके जो डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेट है, क्वालिटी है, उसको जैसे कि बहुत सारे एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी का मतलब कि हम लोग जो कहते हैं कि उसमें बहुत सारी अस्पष्टता है ना, वो स्पष्ट रूप से नहीं है, हम लोग कह सकते हैं कि पूरी अच्छी तरीके से नहीं है, तो उसको क्या किया जाता है, सर्टेनिटी किया जाता है, उसको सुधार किया जाता है ना। डैट इज इसीलिए कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, कोई भी कोड का यही आपको डैट इज ये है कि एरर्स है, डुप्लीकेशन है, एम्बिग्विटी है, इसमें आपको डैट इज इसको सुधार करने में मदद मिले। इससे बहुत सारे 5 ऐसे कोड होते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर भी आपको 5 कोड दिया हुआ है जनरली, है ना। देखिए कौन कौन से 5 कोड हैं। जैसे पहला है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। आपको एनसीईआरटी में देखोगे इंटरनेशनल कोड 4 है बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICGADN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, यानी कि BN का मतलब ये प्लांटी यानी कि प्लांट, जितने भी प्लांट है उसके नोमेनक्लेचर के लिए ICBN। एनिमल के लिए है ICGADN। वायरस के लिए है ICVN, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। उसी तरीके से जितने भी बैक्टीरिया है उसके लिए है ICNB, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, या तो कह सकते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद 5वां है कल्टिवेटेड प्लांट के लिए, है ना, जो हम लोग क्या करते हैं, कल्टिवेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसके लिए है। तो जैसे इंटरनेशनल कोड ICNCP का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट होता है। अब आगे है टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन इन नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में स्पेसिफिकेशन इन नोमेनक्लेचर, यानी कि नोमेनक्लेचर को अच्छी तरीके से समझने में जो मतलब कि हेल्पफुल होता है, उसे स्पेसिफिकेशन इन नोमेनक्लेचर, यानी कि नोमेनक्लेचर का यहाँ पर विशिष्टता पढ़ना, उसके प्रकार, यानी कि नोमेनक्लेचर के विशिष्टता का प्रकार पढ़ना है। तो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर जो कोड था, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग आपको टाइप
दिए, है ना। पहला है होलोटाइप। होलोटाइप क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई नमूना था, यानी कि किसी का मिला था हमें, उसको समझने बुझने के लिए, पहचानने के लिए, जो भी है ना। तो पहले का था, उस पहले के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, नए को हम लोग क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, नए को हम लोग स्टेबल करते हैं, यानी कि हम लोग स्थापित करते हैं, तो उस प्रोसेस को होलोटाइप कहते हैं। सीन टाइप क्या है, सीन टाइप में क्या होता है, दो से ज़्यादा अगर आपके पास स्पेसिमेन है ना, तो डैट इज़ उसको क्या करते हैं, ऑथर के द्वारा लिया जाता है, दो से ज़्यादा स्पेसिमेन नमूनों को लिया गया, और लेकिन जबकि आपको कोई भी होलोटाइप नहीं है ना, आपने से मन से दो गो उठा करके ले लिए, है ना, वहाँ पर रख दिए, डैट इज सीन टाइप। आइसोटाइप एकदम होलोटाइप पर वर्क करता है, इसीलिए ये होलोटाइप के एकदम सेम होता है। पैराटाइप क्या होते हैं, है ना, पैराटाइप होते हैं कि होलोटाइप जिस तरीके से वर्क करता आ रहा है तो उसी के पैरेलली अगर वर्क करेगा, इसीलिए उसे पैराटाइप कहते हैं। नियोटाइप में क्या होता है, नॉमेनक्लेचर के लिए जब कोई भी कैरेक्टर आपको स्पेसिमेन का डिस्क्रिप्शन नया लिया जाए तो उसे नियोटाइप कहा जाता है ना, ये जनरली अवेलेबल नहीं होता है। लेक्टोटाइप क्या होता है, लेक्टोटाइप स्पेसिमेन सिलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल व्हेन देयर इज नो, इसमें कोई भी होलोटाइप नहीं होता है। अगर कोई स्पेसिमेन, कोई नमूना मिला है तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है ना, ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। तो ओरिजिनल फॉर्म का जो मटेरियल है, स्पेसिमेन सिलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल व्हेन देयर इज नो होलो टाइप। तो कोई भी हम लोग नॉमेनक्लेचर करना चाहेंगे तो स्पेसिमेन उस समय एकदम ओरिजिनल मटेरियल का मिलेगा, है ना, लेकिन होलोटाइप से कोई भी उसका रिलेशन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करने में स्पेसिमेन की मदद से ये डैट इज इस तरीके से उसका नॉमेनक्लेचर का स्पेसिफिकेशन का टाइप पढ़ना था, स्पेसिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर का टाइप। अब हम लोग आगे रीड करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी एक ऐसा ब्रांच है आपको बायोलॉजी का जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे आपको एक्टिविटीज़ का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब जैसे किसके एक्टिविटीज़ और सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं, तो जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जीव है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचान किया जा रहा है, कैसे नाम दिया जा रहा है, कैसे क्लासीफाई किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग डील करते हैं ना, तो यानी कि उसे टैक्सोनॉमी कहा जाएगा। इसमें क्या होता है कि नेचुरल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कोई भी ऑर्गेनिज्म के साथ पढ़ा जाता है। जैसे नेचुरल, नेचुरल क्या होता है ना, नेचुरल होता है कि सिमिलैरिटीज देखने को कोई भी ऑर्गेनिज्म में एक जैसा मिले नेचुरली, तो उसे नेचुरल समझा जाता है। फाइलोजेनेटिक जो होता है इवोल्यूशनरी से रिलेटेड होता है, इवोल्यूशन और जेनेटिक्स के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक कहते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग कभी भी अब के दौरान जो मेन है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को ही मेन माना गया है। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब बताता ही है कि कोई भी चीज़ों को इवोल्यूशन और जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग मद्देनज़र रख करके समझा जाता है, तो वो बेस्ट होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि टैक्सोनॉमी जो अपना जो है रिफ्लेक्ट करता है अपने प्रोसेस को नेचुरल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर। नेक्स्ट आगे बताया गया है कि इसमें हम लोग को बहुत सारे जैसे डिटेल्स के बारे में डिटेल आपको बताया गया है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल और इंटरनल क्या स्ट्रक्चर होगा, बाहर से क्या है, अंदर से क्या है, उसका संरचना कैसा है, उसका कोशिका का आकार प्रकार ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर ग्रेड है, टिश्यू ग्रेड है, ऑर्गन ग्रेड है, सिस्टम ग्रेड है ना, किस तरीका का सेलुलर स्ट्रक्चर है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का बताया गया है। अब टैक्सोनॉमी के बारे में किसने सबसे पहले बताया था, तो टैक्सोनॉमी के बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम एपी कांडोल था, है ना। क्या नाम था उस साइंटिस्ट का, नाम पूरा का पूरा साइंटिस्ट का नाम क्या था, एपी कैंडोल। 1813 में क्या किए थे, उन्होंने बताया था टैक्सोनॉमी के बारे में। अगले पेज पर है अलग अलग टैक्सोनॉमी के ब्रांचेज है। जैसे है पहला है अल्फा, है ना, तो अल्फा को प्रेयर टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, प्रियर। इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म का कैसा लक्षण किसके बेसिस पर इस टैक्सोनॉमिक फील्ड में मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसका आपको टैक्सोनॉमी मतलब कि एक्सटर्नल फीचर के आधार पर हो, तो डेट इज अल्फा टैक्सोनॉमी कहा जाता है। आर्टिफिशियल में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसा वो रात में देखता है, दिन में देखता है, यानी टर्नल है, नॉक्टर्नल है ना,
वो सोलिटरी है या आपको सोशल है, डेट इज अलग अलग तरीके के हैबिट होता है और कहाँ पर रहता है हैबिटेट के अनुकूल ऑर्गेनिज्म को डेट इज आपको समझा जाता है, तो उसे आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी में। नेचुरल टैक्सोनॉमी रिलेट करता है कि अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में एक ही जैसा सिमिलरिटीज नेचुरल देखने को मिलता है तो उसे नेचुरल टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कीमोटैक्सोनॉमी रिलेशन करता है कि जैसे नंबर ऑफ सेल्स है या टिश्यू है, जैसे ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स है टिश्यू है उसमें केमिकल्स के प्रेजेंस और अब्सेंस के बारे में स्टडी करते हैं तो कीमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में सेल के अलोंग स्टडी किया जाता है, साइटोलॉजिकल स्टडीज को साइटोटैक्सोनॉमी कहा जाता है। अगला है न्यूमेरिकल और फिनेटिक टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल और फिनेटिक टैक्सोनॉमी में जैसे मान लेते हैं कि कोई भी इसमें टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना रहता है तो कितना लक्षण साझा किया गया अलग अलग ऑर्गेनिज्म के साथ, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, तो उसको हम लोग फिनेटिक क्लासिफिकेशन फिनेटिक टैक्सोनॉमी कहते हैं ना। तो क्लासिफिकेशन जो होता है टैक्सोनॉमी के अंडर होता है, इसलिए मैंने इस तरीके से समझाया। अगला है फाइलोजेनेटिक या तो ओमेगा। फाइलोजेनेटिक को ओमेगा कहा जाता है, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक जो है डेट इज ये जो होता है इवोल्यूशनरी और जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग कार्य करता है ना। इसमें लिखा हुआ सीधे बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये पूरा अच्छा तरीका से लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है क्लासिकल टैक्सोनॉमी क्या है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी हम लोग उसे कहते हैं, क्लासिकल टैक्सोनॉमी को जनरली पुराना टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ओल्ड टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में कोई भी स्पीसीज जो है आपको स्पीसीज को बेसिक यूनिट माना गया है। इसमें बहुत सारे जैसे नमूना है ना, एक या बहुत कम जो है आप सुरक्षित करके जो नमूना रखा गया है उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन के अनुकूल हम लोग समझते हैं। तो ऑर्गेनिज्म है उसको ऑर्गेनिज्म को वर्गीकृत किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। जैसे इसमें बहुत सारे एक पार्टिकुलर लिमिटेड फीचर होते हैं उसके बेसिस पे। नेक्स्ट है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी यानी कि न्यू सिस्टमैटिक्स। मॉडर्न टैक्सोनॉमी या न्यू सिस्टमैटिक्स के बारे में जूलियन हक्सल ने 1940 में बताया था, है ना। ये जो कंसेप्ट था मॉडर्न टैक्सोनॉमी का इन्होंने ही दिया था। इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि स्पीसीज जो होता है रेगुलर, है ना, रेगुलर आपको डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब हुआ कि एकदम से गतिशील होता है और हमेशा उसमें प्रॉपर चेंजिंग होती रहती है, ये बताया गया। यानी कि स्पीसीज या डायनेमिक और इवर चेंजिंग इंटिटी के रूप में बताया गया, है ना, कण जिसको कहते हैं। तो डेट इज इसमें मॉडर्न टैक्सोनॉमी बताया गया कि जैसे इसमें ऑर्गेनिज्म को हम लोग का ह्यूज नंबर ऑफ वेरिएशंस के रूप में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें मॉडर्न टैक्सोनॉमी में साइटोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी ये सब को भी शामिल किया गया है। अगला है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, हम लोग को रीड करना है, समझना है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है। बहुत सारे कैटेगरीज आपको टैक्सोनॉमी में साथ देते हैं, उसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है। जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फाइलम जो होता है एनिमल से रिलेटेड होता है, डिवीजन आपको प्लांट से रिलेटेड होता है। तो क्लासिफिकेशन जो होता है सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, काफ़ी कंसेप्चुअल है। इट इन्वॉल्व्स ई आर की यहाँ पर एच आई साइलेंट है, इरारकी पढ़ते हैं ना, इरारकी। तो यहाँ पर बहुत सारे रैंक है, कैटेगरी है जिसको सीक्वेंस वाइज लिखा जाता है ना। जैसे रैंक क्या होता है, रैंक जो किंगडम, फाइलम, केपीस, यूएफजीएस है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, वो रैंक या कैटेगरी या तो टैक्सोन कहलाता है। तो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि कैटेगरी क्या होता है, पूरे के पूरे टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का क्या होता है, मेन पार्ट होता है ना। यानी कि कोई भी रैंक एक पार्टिकुलर जो है, अगर कोई रैंक अगर नहीं रहेगा तो समझो कि सीक्वेंस ही गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो इसलिए कहा गया सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। बिना टैक्सॉन के रैंक के कैटेगरी के आपको टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट हो ही नहीं सकती है, इसीलिए इसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जनरली हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में हमेशा यूज किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई हायरार्किकल है, जैसे यहाँ पर हम बताते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, यहाँ पर किंगडम प्लांट के लिए होता है किंगडम के बाद डिवीजन, लेकिन एनिमल में किंगडम फाइलम होता है। तो यहाँ पर अगर प्लांट है तो डी यानी डी फॉर डिवीजन और पी फॉर फाइलम। तो एनिमल के लिए, प्लांट के लिए हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, प्लांट के लिए जनरली हम लोग देखिए प्लांट के लिए इस तरीके से आपको दैट इज ये लिखा गया है।
एनिमल के लिए देखिए, तो एनिमल के लिए आपको यहाँ पर आपको लिखा गया है, तो इस तरीके से डेट इज एनिमल के लिए है, ध्यान देंगे। तो ये आपको डेट इज किसके लिए है, ये आपका एनिमल का है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखना है टैक्सोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में पोर प्लांट के लिए कैसे किंगडम एक अलग टेक्सॉन है, डिवीजन एक अलग टेक्सॉन है, क्लास अलग टेक्सॉन है, ऑर्डर अलग टेक्सॉन है, फैमिली अलग टेक्सॉन है, जीनस अलग टेक्सॉन है, स्पीसीज भी अलग ही टेक्सॉन है। तो इस तरीके से प्रत्येक जो है अपना अलग अलग आपको क्या है डेट इज टेक्सॉन है, सभी जो है जनरली अलग अलग टेक्सॉन है। तो यहाँ पर समझना है कि जो टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज है, यहाँ टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरी है अलग अलग तरीके के होते हैं। प्लांट में अलग तरीके के सीक्वेंस रूप में होते हैं, एनिमल में अलग तरीके से आपको सीक्वेंस रूप में होते हैं। तो ये है प्लांट, ये है एनिमल। तो हमने बताया आपको ये जो है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, ये किस रूप में लिखा हुआ है, ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखा हुआ है ना, इंक्रीजिंग ऊपर वाले ऑर्डर में ये आपको दर्शाया गया है, ये ऊपर वाले ऑर्डर में आपको दर्शाया गया है, ये भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दर्शाया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा ये। अब इसमें प्रत्येक जो है किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर जो भी है ये आपको डेट इज ये टेक्सॉन है ना। इसमें जितने भी है प्लांट के लिए हो या तो ये एनिमल के लिए, ये टेक्सॉन है, कैटेगरी है या रैंक्स है। पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, टैक्सा कहेंगे, एक को हम लोग टेक्सॉन कहेंगे। बहुत सारे टैक्सा हो जाएगा, बहुत सारे टेक्सॉन हो जाएंगे तो टैक्सा कहा जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे हमने रैंक देखा है, तो रैंक को ही कैटेगरी कहा जाता है। तो अब रैंक्स हो गया था कैटेगरीज। जैसे कुछ कुछ जो होते हैं, जैसे ये जो है पूरा का पूरा ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। ऑब्लिगेट बीच में जो ऐसे किंगडम और डिवीजन के बीच में सुपर डिवीजन आ जाएगा, है ना, या तो सब किंगडम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटरमीडिएट कैटेगरीज। तो जो मेन जो कैटेगरीज जो होते हैं ओवरऑल अगर देखा जाए, जो मेन कैटेगरीज जो होते हैं, मेन कैटेगरीज को क्या कहा जाता है, दैट इज जितने भी जो मेन कैटेगरीज है उसे ऑब्लिगेट कैटेगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसमें मेन जो एआरकल क्लासिफिकेशन जो ऑर्गन के लिए रिलेट्स होते हैं टैक्सॉन, उसे ऑब्लिगेट कैटेगरी कहा जाता है ना। नेक्स्ट है अगर सब कैटेगरीज है, सब लाइक जैसे सब कैटेगरीज में जैसे कौन कौन, स्पीसीज से भी छोटा सब स्पीसीज, क्लास से भी छोटा सब क्लास, क्लास के नीचे है फाइलम, फैमिली के नीचे है तो सब फैमिली, ये सब जो है आपको ज़्यादा साउंड निकालेगा बोलोगे तो, है ना। तो ये सब अलग अलग टैक्सा इंटरमीडिएट कैटेगरीज में आते हैं, है ना। हमेशा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो तभी हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की समझते हैं, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय लिनियस, लिनियस के द्वारा सबसे पहले टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में बताया गया 1751 में। अगला है आगे, इसीलिए इस हायरार्की को ये जो बनाया गया, ये एक अरेंजमेंट, ये हम लोग कह सकते हैं टेक्निकली एक सीक्वेंस वाइज है, आपको क्लासिफिकेशन है टैक्सॉन का। तो इस तरीके से टैक्सॉन का या तो कोई ऑर्गेनिज्म का इसी के अनुकूल होता है, इसीलिए लिनियस के द्वारा दिया गया, इसीलिए इसे लीनियर हायरार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन सा हायरार्की कहते हैं, इसे लीनियर हायरार्की कहा जाता है। डेट इज क्या, किस नाम से हम लोग पुकारते हैं, डेट इज लीनियर हायरार्की। अब है अलग अलग समय आएगा। लिनियस जो है आपको 1751 से लेकर के 1758 तक काफ़ी एक्टिव थे, है ना। कभी आप कंटेंट में 1751 देखोगे, 1750 आपको 8 भी देखने को मिलेगा, 1753 भी देखने को मिलेगा, तो कोई आपको डरने वाली बात नहीं है। आगे जो हम लोग चलते हैं तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में से हुआ है, लेकिन हमेशा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज किया जाता है। अब हमें समझना है कि टेक्सॉन क्या है। टेक्सॉन जो है एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है कोई भी कैटेगरी का, है ना, यानी कि कोई भी कैटेगरी हो, है ना। तो ये एक रैंक के जैसा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं फैमिली एक टेक्सॉन है, क्लास एक टेक्सॉन है, स्पीसीज है। इस तरीके से इसे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन समझा जाता है। क्लासिफिकेशन का यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसे यूनिट कहते हैं टैक्सॉन को। अब टैक्सॉन जो है सिंगुलर वर्ड है, टैक्सा प्लूरल वर्ड है। टैक्सॉन सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के कोड के द्वारा हुआ था, यानी कि ICBN के द्वारा हुआ था 1956 में, है ना।
अर्नेस्ट मेयर एक साइंटिस्ट थे 1964 में, काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट है अर्नेस्ट मायर। अर्नेस्ट मायर को आपको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है ना। तो टैक्सॉन उन्होंने बताया अपने सेंटेंस में कि टैक्सॉन क्या है। टैक्सॉन कोई भी रैंक का ग्रुप है। टैक्सॉन इज ए ग्रुप ऑफ, मतलब कि कोई भी ग्रुप का कोई भी रैंक हो सकता है, सफिशिएंटली डिस्टिंक्ट हो सकता है ना। काफ़ी अगर देखा जाए तो ये अलग रूप में हो सकता है, जिसको ईजिली तरीके से जो योग्य हो उसे एक कोई पद दे करके उसे सम्मानित किया जा सकता है, पद के रूप में उसे चिन्हित किया जाएगा, तो वही उसे हम लोग क्या कहेंगे, टैक्सॉन कहेंगे। तभी हम लोग समझेंगे कि दैट इज रियलिस्टिक टैक्सॉन, यानी कि डिफिनिट कैटेगरी है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि टैक्सॉन क्या है। टैक्सॉन ग्रुप ऑफ सिमिलर, एक प्रकार के एक जैसे आपको ग्रुप है ना, समूह का, जैसे जिसमें जेनेटिकली रिलेशन इंडिविजुअल का क्या है, कुछ खास जो कैरेक्टर्स है, सर्टेन जो कैरेक्टर्स है वो आपको काफ़ी डिस्टिंक्ट होगा दूसरे ग्रुप से, है ना। तो उसे क्या कहा जाएगा, टैक्सॉन। जैसे फैमिली का क्लास तो नहीं मिलेगा, है ना, काफ़ी अंतर होगा। तो ये जो अंतर है आपको हम लोग को समझना है, ये आपको टैक्सोनॉमी से रिलेटेड आपको इस सेंटेंस में अभी बताया गया है। अब किंगडम क्या है। किंगडम जो है सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है टैक्सॉन का। किंगडम के नीचे जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं किंगडम के अंदर आते हैं, है ना, जो क्या करते हैं अपने अलग अलग प्रकार के लक्षण को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, साझा करते हैं। अब फाइलम टर्म कुवियर ने दिया था, जबकि डिवीजन टर्म इकलर ने दिया था, है ना। यह क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ये क्या होता है, क्लास से बड़ा होता है, जबकि आपको किंगडम से आपको छोटा रैंक माना जाता है ना, क्योंकि किंगडम के नीचे आता है और क्लास के ऊपर आता है, ठीक है। फाइलम जो है जनरली एनिमल के लिए यूज होता है, जबकि डिवीजन जो है जनरली प्लांट के लिए एम्प्लॉय होता है, यानी कि प्लांट के लिए आपको डिवीजन टर्म लेते हैं। अब क्या है कि इसमें आपको एक से ज़्यादा आपको क्लासेस आपको रखा गया, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस मिल करके फाइलम बनते हैं। जैसे अगर देखिए ऊपर में देखिए, यहाँ पर देखो जो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर समझिए स्पीसीज के मिलने से जीनस बनता है, यानी कि जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज होंगे, बहुत सारे जीनस से फैमिली बनते हैं, बहुत सारे फैमिली से ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर से क्लास, क्लास से डिवीजन, डिवीजन से किंगडम, यानी कि इस तरीके से ग्रुपिंग होकर के सुपीरियर टैक्सॉन बनते हैं, सुपीरियर टाइप ऑफ टैक्सॉन बनते हैं। अब जनरली आगे है कि जो क्लास है, क्लास के बारे में लिनियस ने बताया था, क्लास और ऑर्डर दोनों के बारे में लिनियस ने बताया था, है ना। लिनियस ने टर्म दिया था। अब क्लास क्या है कि यहाँ पर जो हम लोग जो समझ रहे हैं, जो यहाँ पर क्लास है, क्लास जो है आपको मेजर कैटेगरी में समझा जाता है। मेजर कैटेगरी समझते हैं, मेजर कैटेगरी यानी कि बड़े वाले कैटेगरी में समझा जाता है। इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे आपको ऑर्डर रहते हैं, तो इसीलिए ये ऑर्डर से रिलेट किया गया है। अब ऑर्डर देखना, ऑर्डर भी क्या है, ऑर्डर में क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा फैमिली इसमें आते हैं, जिसमें आपको एक जैसे कैरेक्टर, एक जैसे आपको कोरिलेटेड कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते जुलते समझ में आते हैं। लेकिन अगर कहेंगे बीच आर लेजर इन नंबर एज कंपेयर टू ए फैमिली और जनरा, लेकिन क्या होगा, ऑर्डर में क्या है कि फैमिली बहुत सारे रहेंगे, लेकिन देखिए जितने भी ग्रुप ऑफ फैमिली है ऑर्डर में रखा जाएगा, लेकिन पूरे जितने भी ऑर्डर है उसको फैमिली में रखा नहीं जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने भी कोरिलेटेड कैरेक्टर रहेंगे फैमिलीज़ के, वो मोस्टली मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन जो लेजर इन नंबर एज कंपेयर टू फैमिली और जनरा, जितने भी आपको ऑर्डर में ऑर्गेनिज्म रहेंगे पूरे के पूरे उसी फैमिली से रिलेटेड नहीं रहेंगे, अलग अलग फैमिली से। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली जीनस स्पीसीज टर्म जो है जॉन रे के द्वारा दिया गया है ना। जॉन रे क्या थे, उन्होंने आपको स्पीसीज कंसेप्ट भी दिया था। नेक्स्ट है अब जॉन रे, जनरली जॉन रे तो टर्म है, पूछा जाता है फैमिली जीनस स्पीसीज के बारे में किन्होंने बताया, तो जॉन रे ने बताया। अब फैमिली क्या है, यह ग्रुप है जिसमें क्या होते हैं बहुत सारे जीनस के मिलने से फैमिली बनता है, हम लोग तो जानते ही हैं, पहले समझे ही है। जिसमें क्या होता है लेजर नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस और स्पीसीज, जिसमें क्या होते हैं इसमें जो है जीनस और स्पीसीज से इसमें काफ़ी कम सिमिलरिटीज देखने को मिलता है ना, क्योंकि फैमिली से नीचे है ना जीनस और स्पीसीज दोनों।
ऑल द जेनरा ऑफ फैमिली हैव सम कॉमन कैरेक्टर आर कोरिलेटेड फीचर। लेकिन अब फैमिली के अंदर जो भी है, जैसे मान लेते हैं कि दो फैमिली है, एक ही ऑर्डर में आता है, तो उस फैमिली में देखेंगे कि कुछ जो लक्षण है काफ़ी मिलते जुलते नजर आएंगे। अब है कि दे आर सेपरेबल फ्रॉम जेनरा ऑफ ए रिलेटेड फैमिली बाय इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन फॉर्म। अब जैसे कोई भी आपको फैमिली है, तो फैमिली में क्या होगा समझेंगे, जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर के बारे में आपको डिफरेंसेस के बारे में बताया जाएगा, तो समझना है कि वो जो टैक्सॉन है वो फैमिली है। जीनस क्या है, जीनस टर्म भी जॉन रे ने दिया था। ये बताना चाहते हैं कि जैसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्पीसीज उसके मिलने से जीनस बनता है। और जीनस में क्या है कि आपको बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो आपको स्पीसीज से काफ़ी अलग होते हैं, है ना, सॉरी स्पीसीज से काफ़ी अलग होते हैं, है ना, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, क्योंकि जीनस से नीचे है ना स्पीसीज, तो बहुत सारे जितने भी लक्षण होंगे वो स्पीसीज से मिलते जुलते आएंगे, क्योंकि जीनस किससे बनता है, स्पीसीज से बनता है, इसीलिए, है ना। नेक्स्ट है, दूसरे वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि जेनरा क्या है, जेनरा जो है आपको क्लोजली एग्रीगेटेड होता है। जेनरा हम लोग कह सकते हैं, यानी कि जीनस कह सकते हैं, आपको स्पीसीज के मिलने से बनता है, इसीलिए ये काफ़ी स्पीसीज से आपको काफ़ी क्लोज है, काफ़ी क्लोज उसका रिलेशन है। नेक्स्ट स्पीसीज, स्पीसीज क्या होते हैं, स्पीसीज यानी कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज समझा जाता है। इसमें क्या होते हैं, स्पीसीज तो समझाया जाता है, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म स्वतंत्र रूप में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और प्रोजीनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, उसे आपको क्या कहा जाता है, स्पीसीज कहा जाता है। अब जैसे देखिए स्पीसीज यहाँ पर क्या है, टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज, है ना। तो यहाँ पर उस इंडिविजुअल, उस स्पीसीज में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के आपको जो बेसिक जो सिमिलरिटीज है उनसे काफ़ी मिलते जुलते नज़र आएंगे। तो इस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल का ग्रुप स्पीसीज बनाता है। यह जो है सबसे लोएस्ट जो है आपको और बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ना, जिसमें आपको एक से ज़्यादा आपको इंडिविजुअल्स आपको पाए जाते हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स का मतलब बहुत नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि इंडिविजुअल्स को हम लोग पॉपुलेशन कर सकते हैं ना, इंडिविजुअल के मिलने से आपको पॉपुलेशन बनता है। अगले पेज पर चलते हैं, तो टैक्सोनॉमिक एड है। टैक्सोनॉमिक एड्स किसे कहते हैं, ये जो है वर्गीकरण में जो सहायता साधन, मतलब कि आपको अगर कहा जाए तो जो वर्गीकरण में मदद करते हैं, जो टैक्सोनॉमी में मदद करते हैं, उसे टैक्सोनॉमिक एड से ही टैक्सोनॉमी समझने में मदद मिलती है ना। तो टैक्सोनॉमिक एड क्या है, टैक्सोनॉमिक एड वो है एक ऐसा तकनीकी है जिसमें बहुत सारे जिसमें एक्टिविटीज हो, है ना, जिसमें प्रोसेस हो, आपको बहुत सारे आपको स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, स्टोर्ड और इन्फॉर्मेशंस होते हैं, है ना, ऐसा तकनीक है, ऐसा एक्टिविटीज़ है, ऐसा स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है कि जिससे कोई भी जीव है उसको, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको आसानी से ईजिली तरीक़ा से हम लोग पहचान सकते हैं। पहचानने के बाद हम लोग उसको अच्छे तरीक़ा से मतलब कि नेमिंग क्लासीफाई करने, यानी कि लास्टली हम लोग क्लासिफिकेशन उसको कर सकते हैं उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, ये समझा रहा है। आगे है कि बहुत सारे टैक्सोनॉमिक एड आपको दिया हुआ है, जैसे हर्बेरियम में क्या होता है कि आप जैसे बचपन में क्या करते होगे, बचपन में जैसे कापी किताब में नीम का पत्ती रख देते होगे, तो एक तरीके से उसी के जैसा है प्रोसेस है। हर्बेरियम में क्या होता है कि आजकल जो प्रोजेक्ट जो दिया जाता है CBSE स्कूलों में, आपको हर्बेरियम में भी ऐसा ही होता है। तो हर्बेरियम में क्या होता है, हर्बेरियम तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको कलेक्शन किया जाता है, कोई पार्टिकुलर नमूना है, कोई प्लांट का कोई स्पेसिमेन है, जैसे आम का पत्ता है, तो आम के पत्ता को लिए उसका ड्राई कर दिया, ड्राई करने के बाद उसको हमने गोंद से स्टिच कर दिया, उसके बाद हमने उस पर केमिकल्स दे दिया, बहुत सारे ऐसे पिनिंग करना, केमिकल्स देना, है ना, स्टोर करना, लेबलिंग लिखना, ये सब बहुत सारे ऐसे जो है आपको लक्षण आते हैं। वो मतलब कि ऐसे बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो जहाँ पर ये होता है ऐसा, जिससे क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलता है, उसके बाद क्लासिफाई करने में हेल्पफुल होता है, तो उसे हर्बेरियम कहा जाता है। ठीक है, तो आपको जनरली अगर समझा जाए कि हर्बेरियम है, तो हर्बेरियम में आपको
जो प्रोसेस जो होते हैं इन्वॉल्व जो होते हैं, बहुत सारे टेक्निक जो इन्वॉल्व होते हैं, जो कलेक्शन के रूप में सबसे पहले कलेक्शन किया जाता है, उसके बाद ड्राइंग किया जाता है, उसके बाद पॉइजनिंग किया जाता है ना, कि कोई भी आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म आए छोटे छोटे तो उसको ख़राब नहीं करे, आपको उसको माउंटिंग किया जाता है, स्टिचिंग किया जाता है, लेबलिंग दिया जाता है, उसके लास्ट में उसको जमा कर दिया जाता है, यानी कि डिपोजिशन किया जाता है। अगला है मैनुअल। मैनुअल क्या है? मैनुअल जनरली जैसे आपके पास डायरी होता है, उसमें जो जनरली जो इम्पोर्टेंट नोट होता है लिखते हैं, है ना, तो समझते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए एक पार्टिकुलर अपना जो इंफॉर्मेशन हो, है ना, उसे मैनुअल कहा जाता है। कैटलॉग जो है अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट में किसी चीज़ को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो कैटलॉग कहलाता है। तो यहाँ पर मैनुअल और कैटलॉग में दिया हुआ है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। कोई भी जगह है, कोई क्षेत्र है, वहाँ पर आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर जो रहते हैं उसको पहचानना है, तो वैसा ही इंफॉर्मेशन दिया रहता है किसमें? मैनुअल और कैटलॉग में, है ना। तो दिया रहता है, तो जितने दिया हुआ है उसको हम लोग मैनुअली सॉल्व करेंगे तो मैनुअल्स, अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो कैटलॉग। अगला है म्यूजियम। म्यूजियम जनरली अगर देखा जाए तो म्यूजियम जो है, आपने देखा होगा म्यूजियम को हिंदी में अजायब घर कहा जाता है ना। तो म्यूजियम में जनरली जो ओल्ड होते हैं, क्लासिकल होते हैं, या अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, काफ़ी फेमस जो होते हैं, या खनन किया जाता है, या मतलब कि खोदा जाता है, खुदाई होती है, तो जो स्क्रिप्ट होते हैं, अलग अलग तरीके के म्यूजियम होते हैं। या तो स्टोर्ड आपको स्पेसिमेन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है तो भी आपको म्यूजियम होता है ना। तो म्यूजियम में क्या होता है कि कोई भी आपको प्लांट एनिमल स्पेसिमेन को क्या किया जाता है, आपको उसको जमा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है ना, मतलब कि सुरक्षित रखते हैं ताकि हम लोग को उसको पहचान सके कि ये क्या है ना। तो ये सब जनरली कॉलेज में भी छोटा मोटा म्यूजियम आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें अलग प्रकार के एनिमल्स को देखते होंगे कि पिंचिंग करके रखा हुआ बोतल में, है ना। दैट इज म्यूजियम का पार्ट है। नेक्स्ट है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनो का मतलब सिंगल, है ना। अगर मान लेते कोई भी इंफॉर्मेशन हमको, कोई भी चीज़ के बारे में हम लोग को, जैसे कि कोई भी किसी भी को क्लासिफाई करना है तो कोई एक टेक्सॉन को लेकर के ही हमने उसके पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन को जाना समझा, है ना, तो उसे मोनोग्राफ कहा जाता है ना। तो मोनोग्राफ होता ही है, एक टेक्सॉन का इंफॉर्मेशन देने वाले को मोनोग्राफ ही समझा जाता है। तो वैसे टेक्सोनॉमिकल एड मोनोग्राफ कहलाते हैं। नेक्स्ट है की मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो होते हैं जिसमें क्या किया जाता है कि जैसे कि मान लेते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, तो उसके कौन से लक्षण है जो होता है सिमिलरिटीज है, कौन से ऐसे लक्षण है जो डिसिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को आपको डिफरेंस करके, मतलब कि रिलेट करके, आपको उसके सिमिलरिटीज़ को लेकर के और डिसिमिलरिटीज़ को एलिमिनेट करके आपको समझा जाता है, उसे कीज कहा जाता है। तो कीज जिसे सिलेक्ट किया जाता है उसे लीड भी क्या कहा जाता है। तो कीज क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन, प्लांट एनिमल जितने भी होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करते हैं। ये सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज बेसिस पर कार्य करते हैं। अगला है बोटेनिकल और जूलॉजिकल पार्क। ये जो होते हैं लिविंग कलेक्शंस होते हैं, है ना, जिसके कारण हम लोग को पहचानने में आसान होता है कि कौन शेर है, कौन बाज है, कौन ईगल है, कौन नीम का पेड़ है, कौन आम का पेड़ है, गुआवा का पेड़ है। इसीलिए आपको बोटेनिकल जूलॉजिकल पार्क जो है को टेक्सोनॉमिकल एड में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है कि टेक्सोनॉमिकल एड से हम लोग को क्या इम्पोर्टेंस है ना, यानी कि टेक्सोनॉमिकल एड का क्या महत्व है। दीज एड हेल्प टू स्टोर प्रिजर्व इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग को कोई भी जैसे स्टोर या प्रिजर्व कर रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन के हेल्प से, है ना, किसी भी स्पेसिमेन को, तो उसमें मदद करता है, पहला बात। दूसरा है कि कोई प्लांट है, एनिमल है ना, हम लोग को एक्चुअल जो कोई पार्टिकुलर एक्चुअल स्पेसिमेन को कलेक्शन करते हैं प्लांट एनिमल स्पीसीज का, तो डेट इज ये प्राइम सोर्स है ना, ये मेन सोर्स है कि हम लोग को टेक्सोनॉमिक स्टडीज में काफ़ी मददगार होता है। अगला है
यानी कि सीधे कहिए ना, सीधे कहना है कि किसी भी चीज़ को क्लासिफिकेशन करने के लिए या किसी भी चीज़ को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, सीधा सीधा आइडेंटिफाई पहचानने के लिए हम लोग कोई भी प्लांट या तो एनिमल एक्चुअल स्पेसिमेन को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आसान होता है टैक्सोनॉमिक स्टडीज में। अगला है दीज आर आल्सो इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जो होता है टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स जो होते हैं टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी टर्म दोनों को एडिंग टर्म को सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। इसमें ऑर्गेनिज के क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज को मतलब कि अगर देखा जाए टैक्सोनॉमी के साथ रिलेशनशिप फाइलोजेनेटिक का होता है। तो टैक्सोनॉमी यानी कि कहा जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को प्रयोग किया जाता है, काफ़ी जेनेटिकली इवोल्यूशनरी और टैक्सोनॉमिकल होता है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक एड क्या करता है, हम लोग को काफ़ी सहूलियत देता है किसमें, किसी भी जीवों को पहचानने में, उसका नाम देने में, है ना। कोई भी कैसे हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे कि ये प्लांट है, एनिमल है, क्या उसका मतलब कि क्या लक्षण, मतलब कि जितने भी मतलब कि उसके जो लक्षण है उसको मतलब कि बाच करके उसको ऑब्जर्व करके, है ना। तो डैट इज़ स्पेसिमेन कोलास्टी हम लोग क्लासीफाई करके कलेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो जैसे आपको बहुत सारे जैसे हर्बेरियम है, म्यूजियम है, ये सब ऐसे है जहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है और बहुत दिनों तक, जैसे डेड ऑर्गेनिज्म उसको समझते हैं कि देखिए स्कॉर्पियन ऐसा होता है, आपको केमिकल्स में फॉर्मलिन में करके रखा हुआ होता है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो इस तरीके से हमने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल। इस तरीके से पहला आपको जो है कंटेंट खत्म हुआ, पहला चैप्टर आपको दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। हम लोग अगले भाग में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हम लोग पूरा का पूरा हैंडबुक ऑफ बायोलॉजी का हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज में। हमारे जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रगण के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद।